वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि ये वीडियो जो है सोशल मीडिया से सामने आया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख की, जो कि है आज दोपहर 3 बजे के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस विधानसभा क्षेत्र से कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और किस सीट पर किसका मुकाबला रहेगा, किसका नामांकन वापस हुआ, किसके नामांकन में त्रुटि निकली, कितने प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों की कुल संख्या सामने आ जाएगी। फिलहाल 2271 प्रत्याशी राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। जयपुर की 19 विधानसभा सीटों पर 245 उम्मीदवार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे के बाद आपको पता लग जाएगा कि इन आंकड़ों में कितना फेरबदल हुआ है और कितने बागी नेताओं ने या निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया है। पूरे राज्य में मतदान एक चरण में यानी कि 25 नवंबर को होगा। 25 नवंबर की तारीख है जो आपको बिल्कुल घोट कर पी जानी चाहिए, क्योंकि वो दिन आपका दिन होगा, क्योंकि उस दिन आप राजा होंगे और आप तय करेंगे कि आप लोकतंत्र के इस पावन पर्व पर किसे चुनने जा रहे हैं। 25 नवंबर की वो तारीख जब आप मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और 3 दिसंबर की तारीख जब आपके मतों की गणना के बाद ये तय हो जाएगा कि कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी राजस्थान में सरकार और कौन सा राजनीतिक दल राजस्थान की सत्ता पर काबिज होगा। निर्दलियों का रेला खूब जमेगा चुनावी मेला, क्योंकि इस बार किशनपोल, हवा महल और आदर्श नगर में निर्दलियों के नामांकन के बाद नामांकन की वापसी का इंतजार हो रहा है। इन तीनों ही सीटों पर जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जो बागी उम्मीदवार हैं, वो समीकरण और गणित बिगाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मेरे सहयोगी दीपक गोयल जुड़ गए हैं, सीधे दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, सबसे पहले किशनपोल विधानसभा सीट पर आते हैं, फिर एक एक करके आपसे हवा महल और आदर्श नगर के बारे में जानूंगा। किशनपोल के बारे में सबसे पहले बताइए कि दिक्कत क्या है वहां पर, कौन वो प्रत्याशी हैं जो कि पूरे गणित को बिगाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक समीकरण में उठापटक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए 25 नवंबर सुबह 7 से और शाम को 6 बजे तक, यानी कि 11 घंटे का वो समय होगा जब भले पर इम्तिहान तो बेशक जो प्रत्याशी हैं वो दे रहे होंगे, लेकिन इम्तिहान में पास हमें भी होना है, क्योंकि एक अच्छा उम्मीदवार चुनना है। आज दोपहर 3 बजे का यानी कि 11 करीब 30 मिनट का समय बचा है और 30 मिनट के अंदर के बाद में वो समय शुरू हो जाएगा जब बागी या तो मान जाते हैं तो मैदान छोड़ देंगे और नहीं मानते हैं तो मैदान में डटे रहेंगे और दोपहर 3 बजे तक का ये समय रहेगा। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर 2271 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और जयपुर में 245 कैंडिडेट है, 19 विधानसभा में चुनावी मैदान में है। और इस लिहाज से देखिए दोनों ही चीज है कि बागियों को यदि पार्टियां के दिग्गज नेता मना लेते हैं तो उनके लिए राह आसान होगी। और यहाँ 38 विधानसभा ऐसी है राजस्थान में जहां पर 15 से ज्यादा कैंडिडेट हैं, तो वहां पर मशीनरी ज्यादा लगेगी, यानी कि डबल बैलेट यूनिट लगेगी। तो कुछ विधानसभा जयपुर में भी है और जयपुर में देखिए झोटवाड़ा एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी से बगावत करके 2 कैंडिडेट चुनावी मैदान में है, जिसमें आशु सिंह सुरपुरा जो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे और एक राजपाल सिंह शेखावत। क्या राजपाल सिंह शेखावत पाल का उनका जो पाल है वो गिर पाएगा, और क्या राजपाल सिंह शेखावत का पाल यदि गिरता है तो वोटर्स का भाव राज्यवर्धन की तरफ जाएगा? ये दिलचस्प होगा, देखने वाली चीज होगी। लेकिन कल वो संकेत दे चुके हैं कि अमित शाह का उनके पास फोन आ गया है और कार्यकर्ताओं के फैसले पर वो आगामी कदम उठाएंगे। लेकिन संकेत साफ है कि ऊपर नेतृत्व का सिग्नल है, तेवर नरम पड़े हैं और आज वो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। तो इसलिए राज्यवर्धन सिंह की तरफ बहाव वोटों का हो सकता है, ये देखने वाली है, हालांकि मतदाता तय करेगा। जयपुर की 19 विधानसभा सीट है किशनपोल, सिविल लाइन, हवा महल, आदर्श नगर, सांगानेर, छापरा, ये ऐसी सीटें जहां पर, और विराटनगर कि नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया है बीजेपी की ओर से। हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है बीजेपी, तो कांग्रेस भी हिंदुत्व के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। आज दोपहर 3 बजे बाद वो तस्वीर साफ हो जाएगी जो कौन मैदान में रहेगा और कौन मैदान से बाहर होगा। जयपुर की किशनपोल विधानसभा सीट बहुत इंटरेस्टिंग सीट रही है। 71 नॉमिनेशन 2018 के इलेक्शन में आए थे, नाम वापस स्क्रूटनी के बाद छटकर 46 कैंडिडेट रह गए थे, 3 बीयू लगी थी क्योंकि 15
जो प्रत्याशी होने के बाद में 16वां बटन नोटा का होता है, तो ऐसे में 15 कैंडिडेट होने के बाद में दूसरी बैलेट यूनिट लग जाती है। हमारे साथ रिटर्निंग अधिकारी हैं राकेश कुमार जी। राकेश जी, चुनाव इंटरेस्टिंग है लेकिन राहत भी है कि इस बार आपके 15 से नीचे हैं। बिल्कुल, चुनाव रोचक है और इस बार हमें चुनाव कराने में थोड़ी सुविधा रहेगी, क्योंकि हमारे इस बार 15 कैंडिडेट हैं, उनमें से कल ने एक नाम वापस ले लिया है। तो अभी तक हमारे पास एज ऑन डेट 14 कैंडिडेट चुनाव में प्रत्याशी के रूप में भाग लेंगे। 2018 का इलेक्शन 3 बीयू लगी थी आपके यहाँ। 2018 के इलेक्शन में 46 कैंडिडेट थे, तो इसलिए 3 बीयू का इस्तेमाल हुआ था। 15 कैंडिडेट के ऊपर जाते ही दूसरी बीयू का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। इस बार केवल एक ही बीयू लगेगी। थोड़ी सी राहत है। हाँ, चुनाव की जो टीम है उसको राहत है और काम थोड़ा आसानी से और त्वरित और सुविधाजनक तरीके से संपन्न होगा। सुविधाजनक तरीके से संपन्न होगा, लेकिन कल तक जो नाम वापस हुए या स्क्रूटनी हुई उसमें अभी भी 200 विधानसभा सीटों पे 38 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर 2 बैलेट यूनिट लगाने की संभावनाएं हैं। हालांकि 3 बजे तक का समय बताया, आपने झोटवाड़ा के बारे में बताया और इसी के साथ आपने हिंदुत्व का जिक्र किया। आपने कहा कि इस बार हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और चूंकि हिंदुत्व का मुद्दा ऐसा है कि उसमें दूसरी पार्टी को अपने आप आना ही पड़ता है। कांग्रेस भी उस रंग में रंगी नजर आ रही है। अब जब बात हिंदुत्व की हो रही है तो चलिए बाबा बालकनाथ का भी जिक्र कर लेते हैं और उनसे पहले बात कर लेते हैं बाल मुकुंदाचार्य की। आचार्य बाल मुकुंद इस बार चुनावी मैदान में, लेकिन निर्दलीय उनका गणित भी बिगाड़ सकते हैं। तो ये हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा कहीं फेल तो नहीं हो जाएगा बागियों की वजह से, निर्दलीय उम्मीदवारों की वजह से? आप मुझे हवा महल और आदर्श नगर दोनों के बारे में बताइए। देखिए, आदर्श नगर की यदि हम बात करें तो आदर्श नगर में कांग्रेस ने रिपीट चेहरा रफीक खान को मैदान में उतारा है, तो वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के और जो विधायक रहे हैं और अशोक परनामी का टिकट काटकर रवि नेयर को टिकट दिया है। यहाँ पर ये संघ के टिकट माने जाते हैं, आरएसएस के टिकट हैं और रवि नेयर चुनावी मैदान में हैं। उधर से रफीक खान की बगावत करके उनके ही क्षेत्र से पार्षद उमर दराज ने आम आदमी पार्टी से टिकट किया है। रफीक खान के खास बिल्कुल रहने वाले पार्षद कल बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, नीरज अग्रवाल। तो ऐसे में समीकरण बिगड़ सकते हैं। बिगड़ इसलिए सकते हैं कि जो आपके कल तक साथ थे वो आपसे दूर हो गए हैं, दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया है। तो चुनौतियां दोनों को ही हैं, क्योंकि रवि नेयर नया चेहरा है तो रफीक खान पुराना चेहरा है, लेकिन उनका विरोध भी है। विरोध उनके ही कार्यकर्ता कर रहे हैं, उनके ही क्षेत्र के जो पार्षद हैं वो उनकी खिलाफत लगातार करते आ रहे थे और उन्होंने उनके सामने ही चुनावी मैदान में ताल ठोक रखी है। तो चुनाव इतना आसान नहीं है, उनकी जो राह इतनी आसान नहीं है। और उधर यदि हवा महल की बात करें तो हवा महल में जो बाल मुकुंदाचार्य हैं वो हिंदुत्व को लेकर, और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि किस तरीके से इकबाल की डेथ के बाद में बाल मुकुंदाचार्य हवा महल सीट पर सक्रिय हुए थे। उन्होंने मंदिरों की दुर्दशा को दिखाया, उन्होंने वो लगातार मुद्दे उठाते रहे। आज थानों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। तो वो हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए और हिंदुत्व का पर्चा लहराते हुए वोटर्स के दस्तक दे रहे हैं, उनकी चौखट तक जा रहे हैं। लेकिन उनके लिए चुनाव आसान नहीं है, क्योंकि उनके भी जो बीजेपी के से टिकट मांग रहे थे, चाहे कई नेता जो सुरेंद्र पारिक हैं जो पहले विधायक रह चुके हैं उनका टिकट कटा, कई और भी दावेदार थे। तो क्या वो उनको मना पाएंगे? और यदि मना लेते हैं तो क्या वो वास्तव में उनके साथ लगे खड़े रहेंगे चुनाव के अंदर? क्योंकि साथ लेकर चलेंगे तभी वो नैया उनकी पार हो पाएगी। क्योंकि उनके सामने महेश जोशी का टिकट काटकर आर तिवारी को टिकट दिया है। आर तिवारी मोटरसाइकिल पर घूमने वाले कार्यकर्ता हैं, उनकी पकड़ ठीक है, पुराने शहर में रहते हैं, चार दीवारी में रहते हैं। तो सिंपैथी हो सकती है कि कांग्रेस के आर तिवारी को भी मिल जाए। लेकिन क्योंकि देखिए जो हवा महल क्षेत्र है वो मुस्लिम वोटर्स की भी जो संख्या है वहां पर ज्यादा है। तो आसान दोनों के लिए ही नहीं है, क्योंकि आर तिवारी नया चेहरा है लेकिन ग्राउंड पर वो पकड़ रखते हो। इसी तरीके से किशन पोल अमीन कागजी को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं उनके सामने जो बंटवाड़ा है, चंद्र मनोहर बंटवाड़ा, जो आरएसएस कह सकते हैं संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, सोखियों के रास्ते में रहते हैं। चुनाव उन्होंने जीता, पार्षद का चुनाव जीतकर, हालांकि वो 10 साल से सक्रियता नहीं है, लेकिन चुनाव अमीन कागजी और वर्सेज कह सकते हैं कि चंद्र मनोहर बंटवाड़ा के सामने है।
निर्दलीय ताल ठोकते हैं, निर्दलीय को मना भी लिया जाता है, लेकिन इतना बड़ा चेहरा नहीं है। जैसे झोटवाड़ा में आशु सिंह सुरपुरा पहले से मेहनत कर रहे थे, राजपाल सिंह शेखावत पहले पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, लेकिन झोटवाड़ा की जो वसुंधरा गुट के माने इन्फॉर्मेशन जाते आपने हैं और अभी उनका साझा टिकट की है कि अमित शाह की ओर से उन्होंने कॉल आया है, कि हो सकता है अमित शाह को कहा जाता है कि वो तो चुनाव के चाणक्य हैं, और जब चुनावी चाणक्य आते हैं और उनका एक फोन भी आ जाता है तो राजनीति में बहुत उथल पुथल हो जाती है। खैर, ये कॉल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के लिए कितना सकारात्मक साबित होता है ये तो हमको दोपहर 3 बजे के बाद पता लग ही जाएगा। आपने एक एक विधानसभा सीट का जो गहन विश्लेषण किया दीपक, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।